वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार एनिमे के बारे में। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि एनिमे को लाइव एक्शन के अंदर तब्दील कर दिया गया है। इस लाइव एक्शन के अडेप्टेशन से गाइस मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और इसी के साथ में आप लोग एनिमे से कहीं ना कहीं जुड़ने वाले हैं। अगर अब तक आपने एनिमे के इतने सारे सीजन नहीं देखे हैं या फिर आप इस एनिमे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप वन पीस के लाइव एक्शन से शुरू कर सकते हैं। आप इस वन पीस को एक साई-फाई, ड्रामा, थ्रिलर, एडवेंचर की एक बहुत ही शानदार वेब सीरीज समझ सकते हैं। जैसा कि अब तक आपने कई सारी वेब सीरीज मुझसे सुनी है और आप इन सब के बारे में जानते हैं, तो उन्हीं में से ये भी एक वेब सीरीज होने वाली है। इस वेब सीरीज के अंदर गाइस 8 एपिसोड्स हैं जो कि तकरीबन 1-1 घंटे के हैं, जिसे मैं कोशिश करूंगी कि सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा सकूं। इसी के साथ में इसका अभी तक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सीजन आया है। अगले सीजन आने में गाइस जरूर टाइम लग सकता है, तो आपको उसके लिए थोड़ा बहुत तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। इसी के साथ गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैंने इस सीरीज का रिव्यू बना दिया है। अगर अब तक भी आपने इसका रिव्यू चेकआउट नहीं किया है गाइस, तो मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसका रिव्यू जरूर चेकआउट करिएगा, जिसमें आपको वन पीस एनिमे और इसी के साथ में वन पीस लाइव एक्शन एडेप्टेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी चलते हैं पायरेट्स की दुनिया में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैसे 22 साल पहले पूरी दुनिया एक सबसे बड़े पायरेट को ढूंढना चाहती थी। वो पायरेट बाकी सारे पायरेट्स का बादशाह बना हुआ था, जिसका नाम था गोल्ड रॉजर। काफी ढूंढने के बाद में वाइस एडमिरल, जिनका नाम गार्प था, गार्प ने गोल्ड रॉजर को ढूंढ लिया था आज से 22 साल पहले ही। और जिसके बाद उससे पूछा जाता है कि आखिर गोल्ड रॉजर ने अपना सबसे बड़ा ट्रेजर खजाना आखिर कहाँ पे छुपाया है। गोल्ड रॉजर के खजाने को वन पीस के नाम से जाना जाता था और उसने उस ट्रेजर को ग्रैंड लाइन के अंदर कहीं छुपाया है, जिसके बारे में उसने कभी भी किसी को नहीं बताया था। ग्रैंड लाइन तक जाना कोई आसान और मामूली बात बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उस खजाने को ढूंढने के पीछे कई सारे पायरेट्स लगे हुए थे। गोल्ड रॉजर के पास में अब बस खुद की आखिरी सांसें बची थी। वो मरीन कैप्टन के थ्रू पकड़ा गया था, उसके बावजूद भी उसके चेहरे से हंसी कम बिल्कुल नहीं हो रही थी। उसने अपने खजाने के बारे में भी कुछ नहीं बताया था और इसी के साथ में बाकी सारे पायरेट्स को इस बात के लिए मोटिवेट कर दिया था कि अब दुनिया के अंदर पायरेट्स का जमाना आने वाला है। हर इंसान को अब लुटेरा बनना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब हर कोई उस खजाने को ढूंढता हुआ कहीं ना कहीं पहुंचता जाएगा, लेकिन उसका अंत बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ग्रैंड लाइन तक पहुंचना कोई मामूली बात थी ही नहीं। और इसी के साथ में गोल्ड रॉजर को मार दिया जाता है एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ में कि आखिर उसका खजाना कहाँ पर छुपा है ग्रैंड लाइन के अंदर। कहानी 22 साल बाद में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लुटेरा बनना चाहता है। लुटेरा नहीं बल्कि लुटेरों का बादशाह, जिसका नाम था मंकी डी लूफी। मंकी डी लूफी का कैरेक्टर गाइस बहुत ही पर्टिकुलर और बहुत ही अच्छी तरीके से चूज किया गया है। वो बिल्कुल हूबहू असली एनिमे के जैसा लग रहा था। हालांकि एनिमे वर्जन को हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लाइव एक्शन के लिए ये बिल्कुल सही चॉइस थी। लूफी लुटेरों का बादशाह बनना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे काफी सारी चीजें चाहिए थी। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी शिप और इसी के साथ में एक बड़ी सी टोली जो कि उसके हमेशा साथ रहे। लेकिन उसकी छोटी सी बोट के अंदर तो पानी भर जाता है, जिस पानी को वो बाहर निकालता है और इसी के साथ एक ड्रम के अंदर बैठ के निकल जाता है। कुछ ही देर बाद में जब वो ड्रम किसी दूसरी जगह पे पहुंचता है, तो पता चलता है कि वहाँ एक शिप है और इस शिप के ऊपर जो पायरेट रहती है, उस पायरेट का नाम अलविडा था। अलविडा की एक बहुत बड़ी टोली थी और अलविडा का काम भी यही था कि हर जगह ट्रेजर ढूंढना, इसी के साथ में चोरी चकारी करना। लुटेरे के नाम पे एकदम सही फिट बैठती है। अलविदा का भी हमेशा से यही सपना था लुटेरे के लिस्ट में पहले नंबर पे आए, लेकिन तभी उसकी टोली में से एक आदमी बताता है कि आपका नाम तो उसमें है ही नहीं। और इसी के साथ में एक तलवारबाज महान योद्धा जिसका नाम है रोरोनोवा जोरो, उसका नाम भी आपसे ऊपर लिखा हुआ है। अलविदा इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी आदमी का सर फोड़ देती है। उस आदमी के फूटे हुए सर को साफ करने के लिए वो एक स्लेवर को बुलाती है, यानी कि गुलाम को, जिसका नाम कोबी था। कोबी का सपना हमेशा से यही था कि वो जिन लोगों के ऊपर भी जुल्म होता है, उन सब लोगों को किसी न किसी दिन जरूर बचाए। इसी के साथ में वो नेवी यानी कि मरीन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था। इसी समय यहाँ पे लूफी पहुंच जाता है, जो कि उसको चुप कराता है कि प्लीज भाई अभी चिल्ला मत, मैं जल्दी लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ और तुम मेरी मदद करो, क्यों ना तुम मेरी टोली में शामिल हो जाओ। कोबी को पता था कि अगर गलती से भी अलविदा को पता चल गया कि उसके शिप पे कोई नया लड़का आया है, तो वो कोबी को भी जान से मार डालेगी। इसी के कारण वो लूफी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। हमें लूफी का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो किसी शिप के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उस शिप के कैप्टन का नाम शैंक था। शैंक काफी दिनों के बाद में लौटा था और लूफी आते ही उससे मिलने के लिए चला जाता है और इसी के साथ में उसे ये भी कहता है कि आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं, मैं जल्दी लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ और मुझे भी आपके साथ में बड़े बड़े काम करने के लिए जाना है। शैंक लूफी के साथ में बहुत अच्छी तरीके से रहता था, क्योंकि शैंक को पता था कि लूफी के मदर और फादर दोनों ही नहीं है इस दुनिया के अंदर, वो एक अनाथ बच्चा है। इसी के कारण शैंक भी लूफी के साथ में बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करता था। शैंक एक वो लुटेरा था जो कि बाकी पायरेट से बहुत डिफरेंट था, यानी कि उसका नेचर बाकी सारे लुटेरों से बिल्कुल डिफरेंट था, वो बहुत अलग था। इसी के कारण लूफी को भी वो अच्छी अच्छी चीजें सिखाता है। जब शैंक और उसकी टोली लूफी के ऊपर हंसने लगती है कि बेटा तू अभी बहुत छोटा है लुटेरा बनने के लिए, तुझे उसके लिए थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा और ऊपर से थोड़ा निडर होना पड़ेगा, लेकिन लूफी ने ये बात बहुत ज्यादा सीरियस ले ली। इसी के कारण वो ऊपर चढ़ जाता है और
सबको प्रूफ करने के लिए कि वो लुटेरा बन सकता है, वो खुद ही के चेहरे पे चाकू से बहुत जोरदार वार करता है और कंटिन्यूअसली चोट लगा लेता है। इसी के कारण लूफी के चेहरे पे वो निशान बना था। कहानी वापस से प्रेजेंट के अंदर आती है, जहाँ पे कोबी लूफी को अभी भी समझाने की कोशिश करता है कि माना तुम लुटेरे बनने वाले हो, लेकिन इस चक्कर में हम अभी नहीं मर सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लूफी बार बार में कोबी को कहने की कोशिश करता है कि तुम मेरे टोली के अंदर आ जाओ, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, ऊपर से तुम तुम्हारा सपना भी पूरा कर सकते हो। लेकिन कोबी को लूफी के ऊपर काफी ज्यादा दया आ रही थी, इसी के कारण वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। लूफी के हाथ में एक बहुत बड़ा सा डंडा था जो कि शिप के ऊपर टकरा जाता है और जिसकी काफी तेज आवाज होती है। देखते ही देखते सारे के सारे लोग शिप के अंदर उठ जाते हैं, ऊपर से अलविदा भी उठ जाती है। अलविदा को लगता है कि लूफी एक मामूली सा बच्चा है और आखिर ये क्या लुटेरा बन सकता है। जिसके बाद तो वो अपने हाथ में अपना बड़ा सा वेपन उठाती है और उसके बाद में लूफी को कंटिन्यूअसली मारना शुरू कर देती है। लेकिन लूफी जिसके पास में एक स्ट्रेच होने की पावर थी और कंटिन्यूअसली अलविदा के ऊपर ही अटैक करने लगता है। ऑलमोस्ट काफी सारा शिप डैमेज हो जाता है और अलविदा भी अपने आप को बहुत बुरी तरीके से मार चुकी थी। इसी के साथ में सारे के सारे पायरेट्स लूफी को देखते ही रह जाते कि आखिर लूफी ने ये सब कैसे किया। अलविदा को उठा के उसने पानी में फेंक दिया और ऊपर से कोबी की जान भी बचाई। जिसके बाद सीन यहाँ पे लूफी के सबसे शानदार और उसके टोली के सेकंड मेंबर के ऊपर शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक तलवार चलाने वाला योद्धा था। वो यहाँ पे अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, हम कह सकते कि किसी को याद कर रहा था। तभी यहाँ पे एक दूसरा पायरेट पहुंचता है। इस लड़के का नाम रोरोनोवा जोरो था। वो जोरो को आके कहता है कि तुम्हें हमारी टोली में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। जो आदमी उसके पास आया था वो 7वें नंबर का आदमी था और जोरो चाहता था कि उसके पास उस टोली का पहले नंबर का आदमी आके बात करे, क्योंकि जोरो अब तक का काफी अच्छा तलवारबाज योद्धा था। लेकिन जब ये पायरेट जोरो से थोड़ी बदतमीजी करने लगता है तो जोरो अपने आप के ऊपर आ जाता है और इस आदमी से कंटिन्यूअसली फाइट करने लगता है। पता चलता है कि जोरो ने उस आदमी को 2 टुकड़ों के अंदर अलग अलग बांट दिया और उसके बाद उसे बोरी के अंदर डाल दिया। सीन वापस से लूफी के पास्ट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे शैंक उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें मान लिया कि तुम बहुत निडर बच्चे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। कोई भी लुटेरा खुद को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और ये प्रूफ नहीं करता है कि वो एक फियरलेस पायरेट है। आज के बाद ऐसी हरकत कभी मत करना। लूफी को तो लुटेरा बनना ही था और उसे ये बात भी पता चली थी कि शैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजर लेकर आया है। इसी के कारण लूफी सीधा शैंक के खजाने की तरफ चला जाता है, जहाँ पे उसे एक बॉक्स के अंदर एक छोटा सा फ्रूट दिखाई देता है। उस पर्पल कलर के फ्रूट को बिना रुके लूफी कंटिन्यूअसली खा जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसी जगह पे कुछ दूसरे पायरेट्स आए हैं जो कि यहाँ पे दारू मांग रहे थे। लेकिन शैंक की पूरी टोली ने दारू खत्म कर दी थी। लेकिन फिर भी शैंक एज अ कैप्टन उसे बहुत ही प्यार से एक बॉटल ऑफर करता है। लेकिन ये पायरेट काफी ज्यादा भड़क जाता है और शैंक को कहता है कि मैं ये बची हुई दारू नहीं पीता और बहुत महंगी वाली दारू पीता हूँ। इसी के कारण वो शैंक को परेशान करने के लिए यहाँ पे काफी सारे बर्तन गिरा देता है। शैंक चाहता तो यहाँ पे झगड़ा कर सकता था और उसके यहाँ पे कई सारे पायरेट्स भी थे जो कि इस आदमी को बुरी तरीके से मार सकते थे। लेकिन फिर भी शैंक ने वहाँ पे सफाई करना जरूरी समझा और शांति से इस मामले को ठंडा कर दिया। इस बात पे लूफी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप एक पायरेट हैं, आप इतने अच्छे लुटेरे हैं, आपने उसे मारा क्यों नहीं, वो आपके इंसल्ट करके चला गया। लूफी कहता है कि मैं उसे मारने के लिए जाऊंगा। तभी शैंक उसका हाथ पकड़ता है और उसे रोकता है और पता चलता है कि लूफी का हाथ एकदम से काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया और तब जाके शैंक को पता चलता है कि जो वो डेविल फ्रूट लेकर आया था उस पावर को गलती से लूफी ने खा लिया है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी चेंज हो गई है और उसकी बॉडी अब एक स्ट्रेचेबल बॉडी बन चुकी है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और कोबी लूफी से कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये ऐसे कैसे हुआ। लूफी उसको सारी बात बताता है और खुद को स्ट्रेच करके भी बताता है कि ये कुछ सालों पुरानी बात है जब मैंने एक डेविल फ्रूट खा लिया था। उस डेविल फ्रूट की पावर से मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन डेविल फ्रूट की पावर के साथ में एक डिसएडवांटेज भी हमेशा से ही लूफी के साथ चलता रहता है। वो डिसएडवांटेज ये है कि लूफी कभी भी पानी के अंदर तैर नहीं सकता है। कोबी कहता है कि आखिर अब हम जाएंगे कहाँ पर। लूफी को आगे तक का रास्ता तक भी नहीं पता था। इसी के कारण वो कोबी को कहता है कि तुमने इतने साल शिप पे काम किया है ना, तो अब तुम ही बताओ हम कहाँ पे जाएं। अब हम डायरेक्ट ग्रैंड लाइन के नक्शे को ढूंढने के लिए जाएंगे। इसी के कारण हमें शेल्स टाउन में जाना होगा जो कि मरीन बीच पे है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नामी था। वो बुरी तरीके से बोट के अंदर तड़प रही थी क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। 2 लड़के जिनके पास में एक अच्छा खासा शिप था वो नामी को देखते हैं और उसकी बोट को अपनी तरफ खींचते हैं। उन्हें लगता है कि नामी के पास में एक बहुत बड़ा बक्सा है जिसके अंदर काफी सारा ट्रेजर होगा। इसी के कारण वो नामी की बोट पे चढ़ जाते हैं। नामी मना करने की कोशिश करती है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मुझे बस खाने पीने के लिए कुछ दे दो। लेकिन ये लड़के नामी की बोट में चढ़ जाते हैं और उसके ट्रेजर को जैसे ही खोलते हैं तभी यहाँ पे हालात और जज्बात दोनों बदल जाते हैं। पता चलता है कि नामी भी एक लुटेरी निकली, चोर की जैसे उसने इन दोनों लड़कों की शिप को चुरा लिया और उन दोनों लड़कों को इसी बोट पे छोड़ दिया। जिसके बाद में लूफी यहाँ पे शेल्स टाउन के अंदर उतर जाता है और दीवार के ऊपर कई सारे पोस्टर्स देखता है जहाँ पे लुटेरों के पोस्टर थे, यानी कि वांटेड पोस्टर की अगर ये जिंदा या मुर्दा मिल जाए तो उन लोगों को काफी सारे पैसे मिलेंगे। जिसके ऊपर लूफी का ध्यान जाता है एक बगी नाम के पायरेट के ऊपर और लूफी को दुख इस बात का होता है कि आखिर उसका पोस्टर क्यों नहीं लगा हुआ है, वो भी तो एक लुटेरा है। लेकिन अब तक लूफी को कोई भी नहीं जानता था। हालांकि अलविदा को तो वो अभी अभी जस्ट मार के आया था। जिसके बाद ये दोनों ही कहीं खाना खाने के लिए यानी कि पेट पूजा करने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठ जाते हैं और इसी समय यहाँ पे जोरो भी आता है और जोरो अपने साथ बोरी लेकर आया था जिसके अंदर उसने उस हाफ बॉडी को रख रखा था। जोरो के पास एक छोटी सी लड़की आती है जो कि उसे कुछ खाने के लिए कहती
रहती है। इसी के साथ यहाँ पे नामी भी आ जाती है, जिसे यहाँ के एक नेवी वाले की ड्रेस चाहिए थी। इसी के कारण वो उस नेवी वाले से प्यार भरी बातें करने लगती है। जब वो छोटी सी लड़की जोरो के लिए खाना लेके आती है, तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम हेलम्पू था। वो एक्स एंड मॉर्गन का बेटा था। एक्स एंड मॉर्गन यानी कि शेल्स टाउन का कैप्टन, जो कि उसका बेटा होने के लिए काफी ज्यादा फायदा उठाया करता था, हर किसी को परेशान किया करता था। और इसी के साथ में उसने जोरो के खाने को भी नीचे गिरा दिया और उस पे पैर भी रख दिया। जोरो कहता है कि या तो तू इस खाने को खा और इसी के साथ में बच्ची से माफी भी मांग। तो हेलम्पू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा? मेरे बाप का नाम मॉर्गन है, वो तुम्हारे चिथड़े उड़ा देगा। लेकिन जोरो आखिर किससे कम था? जिसके बाद तो वो हेलम्पू के साथ में यहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन सबको बुरी तरीके से मारता है और इसी के साथ में हेलम्पू को भी बहुत बुरी तरीके से मारता है और कहता है कि आज के बाद इस बच्चे के खाने के लिए कुछ भी मत बोलना और खाने की काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करना। ये सारी चीजें देख के लूफी बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है कि वाओ, आखिर इतना अच्छा योद्धा, अगर ये मेरी टोली में होता तो बात ही क्या होती। हम इसी के साथ नामी को भी देखते हैं, जो कि इतनी सारी फाइट के अंदर उस नेवी वाले की ड्रेस लेके यहाँ से भाग जाती है। अब जब हेलम्पू यानी कि मॉर्गन के बेटे को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था तो जोरो को पकड़ लिया गया था और इसी के साथ में मॉर्गन के सामने उसे पेश किया जाता है, जहाँ पे हम एक्स हैंड यानी कि उसका एक हाथ पूरी तरीके से कुल्हाड़ी का बना हुआ था मॉर्गन को देखते हैं, जो कि शेल्स टाउन का कैप्टन था, नेवी कैप्टन। वो जोरो को कहता है कि तुमने काम तो बहुत ही बढ़िया किया है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें सजा तो मिलेगी। या तो अब तुम मेरे साथ काम करो यानी कि नेवी ज्वाइन कर लो, या फिर तुम्हें 7 दिन तक यहाँ पे सजा काटनी पड़ेगी। अब जोरो तो आखिर जोरो ठहरा, वो आखिर इस आदमी के साथ में क्यों काम करता, क्योंकि वो इंडिविजुअली काफी था लोगों को मारने के लिए। जोरो असल के अंदर लुटेरों का शिकारी था, तो वो आखिर नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकता था। इसी के कारण वो 7 दिन की पनिशमेंट एक्सेप्ट करता है। इसी के साथ हम लूफी और कोबी को भी देखते हैं, जहाँ पे कोबी को इस बात के ऊपर काफी ज्यादा वंडर हो रहा था कि आखिर यहाँ के लोग ऐसे कैसे हैं। कोबी ने कई सारे साल अलविदा की कैद के अंदर बिताए थे, तो उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे लगता था कि लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जैसे वो इस टाउन के अंदर घूमने लगा था तब उसे पता चलने लगा कि लोग बहुत बुरे हैं। लूफी उसे तब भी समझाता है कि देख, तू मेरी टोली में आ सकता है, हम बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। लेकिन कोबी कहता है कि मेरा बस एक ही सपना है कि जिन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है मैं उन सबको बचाऊंगा और एक दिन नेवी का कैप्टन भी बन के दिखाऊंगा। लूफी भी किसी इंसान के सपने के बीच में कभी नहीं आता था। वो कहता है कि अगर ये तेरा सपना है तो तू इसे जरूर पूरा करना। अगले दिन लूफी तैयार था ग्रैंड लाइन के नक्शे को चुराने के लिए, जो कि उसे मॉर्गन के घर के अंदर ही मिलने वाला था। यहाँ पे जोरो को बांध के रखा गया था। इसी के साथ में हेलम्पू उसे परेशान करने के लिए आता है और कहता है कि देखना, मेरे पापा तुझे यहाँ से जाने भी नहीं देंगे, तुझे क्या लगा था कि तू यहाँ से भाग जाएगा। तो जोरो कहता है कि बस 7 दिन की बात है, मैं यहाँ पे खुद की मर्जी से बंधा हुआ हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी भी यहाँ से जा सकता हूँ। हेलम्पू बुरी तरीके से डर गया था और वो यहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। दूसरी तरफ नामी भी यहाँ पे चुपचाप लोगों के बीच के अंदर घुसने लगी थी, ताकि वो इस मेंशन के अंदर आके मॉर्गन के कमरे तक जा सके। लूफी भी चोरी छुपे उसी जगह से बाहर निकलता है जहाँ पे जेल बना हुआ था और इसी के साथ में जोरो को बांध रखा था। वो जोरो को भी कहता है कि तुम तो इतने अच्छे खासे लड़के हो, तुम चाहो तो मेरी टीम में ज्वाइन कर सकते हो, मेरी एक टोली है और मैं लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ। जोरो को लूफी बहुत ही पागल लगता है और सोचता है कि आखिर ये लड़का क्या करेगा, ना तो इसके अंदर कुछ खास बात है और ना ही ये लुटेरों के जैसे दिखता है, तो आखिर ये लुटेरा कैसे बन सकता है। और जो भी हो, जोरो का तो अपना खुद का एक सपना था। तो लूफी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सपने के बीच में कभी नहीं आऊंगा, अगर तुम लुटेरों को मारना चाहते हो तो तुम जरूर मारो, लेकिन अगर तुम जब भी चाहो कि मेरी टोली ज्वाइन करना चाहो तो तुम मेरी टोली में आ सकते हो। जोरो को हालांकि लूफी की जरूरत भी नहीं थी और लूफी भी अगर चाहता तो जोरो को ऐसे ही छोड़ सकता था, लेकिन फिर भी लूफी ने जोरो की मदद करी और उसे वहाँ से आजाद करके अपने काम के लिए निकल गया। तब जोरो को लगा कि आखिर लूफी कितना डिफरेंट लड़का है, यानी कि वो बाकी लड़कों से बहुत अलग, उसका मन काफी ज्यादा साफ है। इसी के साथ हम नामी को देखते हैं, जो कि नक्शे वाले कमरे के अंदर पहुंच गई थी और इसी के साथ में वहाँ पे काम करने वाली एक लड़की से चुपचाप ये भी उगलवा लेती है कि आखिर ग्रैंड लाइन का नक्शा कहाँ पे छुपा हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पे वो आदमी पहुंच जाता है जिस आदमी की ड्रेस नामी ने ही चुराई थी। नामी तभी वहाँ पे इन दोनों से फाइट करती है और वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे लूफी भी पहुंच जाता है और लूफी ने ये बात सुन ली थी कि नामी भी एक चोर है और वो भी ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढने के लिए आई है और ऊपर से यहाँ पे उसने 2 नेवी वाले बंदों को भी मार दिया है, यानी कि अब ये दोनों ही एक साथ बाहर जाने लगे। नामी को भी पता चल गया था कि लूफी भी नक्शा ढूंढ रहा है, तो नामी कहती है कि वो नक्शा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम उस नक्शे को पा भी नहीं सकते और ऊपर से तुम्हारे पास प्लान क्या है उस नक्शे को लेने के लिए। जैसे लूफी और नामी बाहर निकलने लगते हैं तभी कुछ लोग आने लगते हैं और ये कमरे के अंदर छुप जाते हैं और कमरे से बाहर निकलते इनके सामने मॉर्गन आ जाता है। अब मॉर्गन से बात छुपाने के लिए नामी कह देती है कि वो यहीं की एक सोल्जर है और लूफी को जेल में डालने के लिए लाई है। कहीं ना कहीं मॉर्गन को शक तो हो रहा था, लेकिन फिर भी नामी काफी क्लेवरली झूठ बोल जाती है और मॉर्गन उसकी बातों को सच मान लेता है। यहाँ दूसरी तरफ हेलम्पू जोरो की तलवार से कंटिन्यूअसली फाइट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हेलम्पू को भी अब तलवार चलाना सीखना था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि उसने जोरो की तलवार को हाथ लगा लिया था। अब तक यहाँ पे जोरो भी पहुंच चुका था और हेलम्पू की किए की सजा उसे दे देता है। जैसे ही मॉर्गन यहाँ से जाता है तो लूफी नामी को कहता है कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, क्यों ना तुम मेरी टोली के अंदर शामिल हो जाओ, मेरी टोली बहुत अच्छी टोली है और हम लोग मिलकर ग्रैंड लाइन की तरफ जाने वाले हैं, तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। नामी को भी लूफी पे बहुत हंसी आती है कि ये पागल सा लड़का क्या लुटेरा बनेगा, ऊपर से ग्रैंड लाइन जाने के बारे में सोच रहा है और मैं तुम्हारी टोली में कभी नहीं आना चाहती। लेकिन फिर भी ये दोनों एक साथ के अंदर उसी कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पे ग्रैंड लाइन का नक्शे को छुपाया गया था। काफी देर हो जाती है लेकिन फिर भी इन लोगों को वो लॉकर नहीं मिलता है जहाँ पे नक्शा था। तभी
तभी गलती से लूफी के हाथ से एक आर्म हैंड घूम जाता है और तभी यहाँ पे टेबल हटती है और उसके नीचे एक काफी बड़ा लॉकर था। मॉर्गन को पता चल गया था कि लूफी और नामी दोनों ही झूठे हैं और यहाँ पे नक्शा चुराने के लिए आए हैं। नामी इतनी देर के अंदर लॉकर खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन लॉकर नहीं खुल पा रहा था। इतनी ही देर के अंदर मॉर्गन यहाँ पे पहुंच गया था और कंटिन्यूअसली अटैक करना शुरू करता है। लूफी को उस समय कुछ समझ नहीं आता और उसके बाद में वो अपनी पावर्स दिखाना शुरू करता है। वो पूरी के पूरी लॉकर को ही वहाँ से उठा लेता है और सीधा खिड़की से नीचे गिर जाता है। तब जाके नामी को पता चलता है कि लूफी कोई आम लड़का नहीं है बल्कि इसके अंदर पावर्स हैं। वो इतना ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है, ऊपर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। देखते ही देखते अब यहाँ पे मरीन के काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि नामी और लूफी के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। जोरो यहाँ से ऑलमोस्ट निकल के जाने ही वाला था लेकिन तभी उसे फील होता है कि लूफी ने उसकी मदद करी थी तो शायद जोरो को भी उसकी मदद करनी चाहिए और अब फाइट के अंदर जोरो भी उतर जाता है। जिसके बाद में नामी, लूफी और जोरो तीनों मिलके सबसे फाइट करना शुरू करते हैं लेकिन तभी यहाँ पे मॉर्गन पहुंच जाता है जिससे फाइट करना काफी ज्यादा हार्ड हो रहा था। इन लोगों की फाइट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि मॉर्गन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तब जाके लूफी एक प्लान बनाता है और जोरो को कहता है कि तुम कंटिन्यूअसली पैरों पे वार करो और मैं ऊपर की तरफ मुंह पे वार करूंगा। जिसके बाद कहीं ना कहीं जोरो लूफी की पहली बार बात मानता है और इसी के साथ में अपनी 3 तलवारों का भी इस्तेमाल करता है। आखिर के अंदर लूफी का ये प्लान काम में आता है। लूफी और जोरो दोनों ने मिलकर मॉर्गन को हरा दिया था और बहुत दूर गिरा दिया था। अब यहाँ से इन लोगों को नक्शा लेके तो भागना था। जोरो उस पूरी के पूरी लॉकर को उठाता है और नामी के कहे मुताबिक एक शिप के ऊपर जाता है लेकिन लूफी अभी भी इंतजार कर रहा था खुद के दोस्त का यानी कि कोबी का। और तभी यहाँ पे हेलेम्पो पहुंच जाता है जो कि इन्हें कहता है कि मैं नेवी की तरफ से तुम सबको गिरफ्तार करता हूँ, अभी के अभी तुम लोग नीचे उतरो। तभी पीछे से कोबी आता है और हेलेम्पो के सर पे एक जोरदार वार करता है और सबको कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लूफी कहता है कि कोबी तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए लेकिन कोबी कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि मुझे आखिर क्या करना है, मेरा सपना यहाँ पे जल्दी पूरा होने वाला है, मैं जल्दी नेवी ज्वाइन कर लूंगा। तब लूफी कहता है तो ठीक है फिर हम जल्द ही मिलेंगे। इन दोनों की एक बहुत अच्छी प्यारी सी गुड बाय होता है और इसी के साथ में लूफी यहाँ पे जोरो और नामी दोनों के साथ निकल जाता है। हालांकि उसके लिए ये एक टोली थी लेकिन नामी और जोरो ने दोनों ने ही लूफी को एक्सेप्ट नहीं किया था। ये सारी बात वाइस एडमिरल को पता चल जाती है। उनके पास में फोन आता है कि शेल टाउन के अंदर से ग्रैंड लाइन के नक्शे को चुरा लिया गया है। कोई स्ट्रॉ हैट वाला लड़का है जिसके साथ में 2 लोग और हैं, उसकी टोली ने यहाँ पे आके हमला किया। इस बात को लेके गार्ड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो खुद के शिप को मोड़ के हैंड टू हैंड शेल्स टाउन के लिए निकल जाता है। एपिसोड खत्म होने से पहले हमें एक और पायरेट के बारे में दिखाया जाता है जो कि था बगी। हालांकि रहता वो बिल्कुल क्लाउन के जैसे था और इसी के साथ में वो एक बहुत बुरा पायरेट भी था। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।